हाय, गुड आफ्टरनून। हम लोग लेक्चर 3 आज शुरू करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का। लास्ट क्लास में हमने बेसिक्स पढ़े थे, थर्मोडायनेमिक सिस्टम पढ़े थे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, इंसुलेटेड सिस्टम और बहुत सारी चीजें, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज हम वर्क एंड एनर्जी के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आप पहले बेसिक्स क्लियर कर लीजिए, पुराने लेक्चर्स अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ही आज की क्लास अच्छी तरह से समझ आ पाएगी। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। हीट एंड वर्क, ये काम हम शुरू करेंगे। जो हीट है, आप बाहर से एनर्जी किसी सिस्टम को देते हो और या सिस्टम से हीट बाहर निकाल लेते हो। एक बात। दूसरी बात, वर्क या सिस्टम पर करते हो या सिस्टम बाहर सराउंडिंग पर वर्क करता है। ये चार बातें मैंने बोली हैं। बिल्कुल शुरुआत में पहले आप इसको क्लियर कर लो। एक मेरे पास वेसल है कोई, उसमें कोई मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। इसके सारे पैरामीटर, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर फिक्स कर रखे हैं मैंने। प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम V1 है, नंबर ऑफ मोल्स इसके फिक्स हैं, N1 है। यही तो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर या पैरामीटर्स बोल दो आप। इंटरनल एनर्जी की अभी हम बात करने की यहाँ जरूरत ही नहीं है, आगे चलेंगे तो फिर इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी की जरूरत पड़ेगी। ये पैरामीटर फिक्स है। अगर ये रुका हुआ है एक जगह, मान लो 1 मोल गैस लेकर मैंने ये एक वेसल लगा दिया, ये मूवेबल है और इसे हम मान लेते हैं कि ये फ्रिक्शनलेस है। होता नहीं है, एक्चुअली हो ही नहीं सकती कोई चीज फ्रिक्शनलेस, लेकिन हम इसे एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। जब हम इस पर ऊपर से प्रेशर अगर लगा दें P1 प्रेशर पर, तो ये रुका हुआ है, यहीं बैलेंस है प्रेशर, ये इक्विलिब्रियम में है। ये नीचे से जो ऊपर प्रेशर लग रहा है, ऊपर से जो नीचे लग रहा है, वो बिल्कुल बराबर बराबर होने के कारण ये रुका हुआ है, चल नहीं रहा है। यानी इसका वॉल्यूम भी फिक्स है, V1 वॉल्यूम है। टेम्परेचर हमने बिल्कुल फिक्स कर रखा है, चेंज नहीं होने दे रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स तो अंदर ही है, कुछ बाहर से हम इसमें डाल नहीं सकते, क्लोज सिस्टम है, बाहर से कुछ, इसमें से अंदर से कुछ निकाल नहीं सकते, तो नंबर ऑफ मोल्स N1 फिक्स है। ये चार थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स फिक्स हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें बाहर से टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देते हैं। मैंने इसको बर्नर लगा करके हीट देना शुरू कर दिया, यानी क्यों इसको सप्लाई कर दिया। एक काम क्या हो सकता है कि हम किसी सिस्टम को हीट दे दें, होगा जो भी होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन हम हीट दे सकते हैं किसी सिस्टम को। एक बात। दूसरी बात, जब मैं एक कोई ऐसा बाहर एनवायरनमेंट रखता हूं कि इसका टेम्परेचर जो पहले T1 ओरिजिनल टेम्परेचर T1 था इसका, अब उससे कुछ टेम्परेचर कम हो गया, रिड्यूस हो गया, T2 टेम्परेचर हो गया और T2 की वैल्यू T1 से कम आई। पहले मान लो 50 डिग्री सेल्सियस था ये, और बाद में कुछ मैंने बाहर कुछ एनवायरनमेंट रखा, ऐसा टच नहीं किया, ऐसे छुआ नहीं, ये पिस्टन अपनी जगह झुका तू रखा, रहने दिया। हमने इससे टेम्परेचर को डाउन कर दिया, मान लो 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया। इसका मतलब है मैंने हीट इससे बाहर निकाल दी। टेम्परेचर मेजरमेंट है हीट का। ऐसा भी हो सकता है, दो तरह से ये काम हो सकता है। देखो यहां से कंफ्यूजन मत करना बिल्कुल भी, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हीट हम बाहर निकाल सकते हैं, हीट हम दो तरह से बाहर निकाल सकते हैं कि इसका टेम्परेचर डाउन ना होने दें। बड़ी अजीब बात लगेगी सुनने में। नंबर टू, हीट हम बाहर निकाल कर ऐसे निकालें हीट इससे बाहर कि इसका टेम्परेचर भी डाउन हो जाए। सेम कंडीशन यहां, जब हम इसको क्यू हीट सप्लाई करते हैं तो इसके भी दो इंपैक्ट आएंगे।
इम्पैक्ट नंबर 1 आएगा कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा, T1 से इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर, T3 हो जाएगा। T2 क्योंकि मैंने कम वाला मान लिया तो T3 मैं यहां लिख रहा हूं। हीट दी तो टेम्परेचर बढ़ गया। कई बार ऐसा भी बिल्कुल पॉसिबल है, ये हो सकता है आपको नई बात लगे कुछ, कि हमने हीट दी सिस्टम को, टेम्परेचर नहीं बढ़ा, तो भाई फिर वो हीट गई कहां? उस हीट ने कुछ काम किया, वर्क कर दिया। टेम्परेचर बढ़ने की जगह उसने कुछ वर्क कर लिया। आप पढ़ते आ रहे हो, अब गैसियस स्टेट पर आ जाओ, थोड़ी सी देर के लिए आप इसको भूलकर गैसियस लॉज याद करो। हमने सोच रखे हैं, अच्छी तरह से पढ़ रखे हैं। जब हम प्रेशर कांस्टेंट सॉरी प्रेशर कांस्टेंट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस क्या करेगी? एक्सपेंड करेगी, पिस्टन ऊपर उड़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर छोड़ दो टेम्परेचर को, अब हम टेम्परेचर नहीं बढ़ाते, हीट देते हैं इसे, टेम्परेचर मेजर ही नहीं किया मैंने। तो जब मैं इसको हीट दूंगा, हीट देने पर यहां ये पिस्टन इस पोजीशन से ऊपर बढ़कर आगे मूव कर जाएगा, यानी यहां पर आ गया, इस पोजीशन पर आ गया। ये वॉल्यूम था इसका V1, ये वॉल्यूम V2 हो गया, इंक्रीज हो गया वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V आ गया। ये पिस्टन अगर खिसक गया है तो वर्क हुआ है कुछ यहां, ये वर्क किसने किया? हीट ने, हीट की वजह से वर्क हुआ। दो काम होंगे इनफैक्ट यहां, ऐसा नहीं है, हम सोच एक तरफ रहे हैं लेकिन काम दो होंगे। कुछ ना कुछ टेम्परेचर भी बढ़ेगा इसका। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या है? इसके हीट कंटेंट बढ़ेंगे। टेम्परेचर क्या है? हीट का मेजरमेंट है। जो हीट होती है उसको नापने का एक जरिया है टेम्परेचर। तो अगर मैं बाहर से हीट सप्लाई करता हूं किसी सिस्टम में, क्यों मैंने इसको दिया, तो इसने दो काम किए, ये दो चीजों में स्प्लिट हो गया। एक तो इसकी एनर्जी बढ़ाई, आप ये तो कह ही सकते हो, चलो हीट छोड़ो, एनर्जी बढ़ा दी। क्यों जब दोगे इसको हीट दोगे तो एक तो वर्क करेगा, ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा, और दूसरा काम एक ये होगा कि इसके मॉलिक्यूल के मोशन बढ़ जाएंगे। तो ये सिर्फ क्यों एक काम नहीं करता है, सिर्फ एनर्जी नहीं बढ़ाता है। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि वर्क एनर्जी एक ही बात होती है, एनर्जी इक्वल टू वर्क, वर्क इक्वल टू एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है इनफैक्ट, अगर सोचा जाए तो। ये जितनी हीट हमने दी वो दो हिस्सों में बट गई। एक हिस्से ने एनर्जी बढ़ाई सिस्टम की, एक हिस्से ने काम किया। कई कई बार ये 0-0 भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि हमने हीट दी, वर्क 0 हुआ, सारी एनर्जी बढ़ाने में काम आ गई। कई बार एनर्जी 0 बढ़ी, सारा वर्क हो गया। हालांकि प्रैक्टिकली ये होना बड़ा डिफिकल्ट सा है, लेकिन थ्योरेटिकली हम सोच सकते हैं। अगर सारी बात को मैं अपनी सम अप करता हूं, तो जब भी हम किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं, ये सिस्टम था, इसको मैंने बाहर से हीट दिया, इसने दो काम किए, एक वर्क किया, एक एनर्जी को बढ़ाया। एनर्जी बढ़ी, वर्क किया इसने। दूसरी बात, अब अगर मैं ये रिवर्स करता हूं, बाहर निकाल देता हूं इसको, हीट को, क्यों मैंने बाहर कर दिया, एनर्जी कम होगी, बढ़ेगी तो नहीं ना, और वर्क इस पर होगा, सिस्टम पर वर्क होगा। ये बातें आपको आज के सेशन में डिटेल से करनी है, और इसकी मैथमेटिकल फॉर्मेट पर हम आएंगे कि हमें इसको किस तरह से बात को करना होगा। अब मैं इनके बेसिक सारी चीजें दोबारा से एक बार को बताते हुए, जैसे हीट क्या है, वर्क क्या है, ये बतानी जरूरी है, क्योंकि आपने सुन जरूर लिया, अभी आप इसे लिख नहीं पाओगे। तो यहां तक हम पहुंचेंगे जो मैंने डिस्कस की।
शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं 4 पैरामीटर, एक क्यू दिया गया, एक क्यू बाहर आया सिस्टम से, एक सिस्टम को दिया गया, एक सिस्टम से बाहर आया, एक और पैरामीटर है वर्क, वर्क सिस्टम पर किया गया, वर्क सिस्टम ने किया। अगर एनर्जी की भी बात करते हो, वर्क एनर्जी एक ही बात है, तो ये वर्क के साथ जैसे ऐसे ही एनर्जी, एनर्जी सिस्टम को मिली, एनर्जी सिस्टम ने बाहर दी। यहीं से साइन कन्वेंशन इनसे निकल जाएंगे, तो 4 की जगह 6 ले लो ये पैरामीटर। क्यू सिस्टम को दिया, क्यू सिस्टम ने दिया, वर्क सिस्टम पर हुआ, वर्क सिस्टम ने किया। प्रीपोजिशन बड़े स्ट्रांग होने चाहिए समझने के लिए। एनर्जी सिस्टम की बढ़ी, एनर्जी सिस्टम की कम हुई, सिस्टम को एनर्जी मिली, सिस्टम ने एनर्जी दी। किसको देगा एनर्जी सिस्टम? सराउंडिंग को। वही जो आपने शुरू में सारे बेसिक्स पढ़े थे, एक सिस्टम है, पूरा सारा ये यूनिवर्स है, और सिस्टम को छोड़ दें तो ये बाहर इसके जो कांटेक्ट में है ये सराउंडिंग है इसका, तो एनर्जी जाएगी कहां? सराउंडिंग में जाएगी। एनर्जी इसको कौन देगा? सिस्टम को सराउंडिंग देगा। तो ये सारा काम कांटेक्ट में हो रहा है सराउंडिंग के। सिस्टम सराउंडिंग, सराउंडिंग सिस्टम। अगर सिस्टम को एनर्जी मिली तो सराउंडिंग ने दी, चाहे वो बर्नर जला रहे हैं वो उसके लिए सराउंडिंग है, बस हम उसे नाम देंगे सराउंडिंग। अगर सिस्टम से एनर्जी बाहर निकल गई तो कहां गई? सराउंडिंग में गई। वो जैसे हमने खाने का बर्तन रखा, गर्म रखा हुआ है, थोड़ी देर रखा, वो ठंडा हो जाता है, तो हीट कहां चली जाती है? सराउंडिंग में चली जाती है। और ये चेंजेस ही हमें साइन के साथ, इनके नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन के साथ अच्छी तरह से सीखने हैं। तो एनर्जी की बात आती है सबसे पहले। एनर्जी ऑफ सिस्टम में इंक्रीज और डिक्रीज इन वेरियस वेज, सेवरल वेज, लेकिन दो उनमें से कॉमन है, एक वर्क और एक हीट। यही बात मैंने शुरुआत यहां पर की थी। हीट हम किसे कहते हैं? हीट के बारे में ये भी आपको बात पता है, जो कि यूनिवर्सल फैक्ट है, जिसको हम नकार नहीं सकते, कि अगर हीट हायर कंटेंट वाली है, यानी टेम्परेचर ज्यादा है, मान लो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और दूसरा एक और आयरन का पीस, ये दो लेता हूं मैं, पीस नंबर 1, पीस नंबर 2, एक का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, दूसरे का टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये इसमें हीट कम है कुछ, इसमें हीट ज्यादा है। अगर दोनों के बराबर मासेस हैं तब तो इसमें हीट कंटेंट ज्यादा है, इसमें हीट कंटेंट कम है। कैसे नापा गया? टेम्परेचर से नापा गया। टेम्परेचर एक तरीका है हीट को नापने का। डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस को हम बोलते हैं कि हीट है, ये डिग्री बता रही है। इसके बारे में जो फैक्ट बता रहा था मैं, कि हायर से लोअर की तरफ फ्लो होता है हमेशा, और ये स्पॉन्टेनियस होता है। अगर स्पॉन्टेनियस फ्लो कभी सोचना है खुद ब खुद, हमने बाहर से कुछ नहीं किया, वर्क रख करके छोड़ दिया, तभी तो वो बर्तन जो है खाने का थोड़ी देर के बाद खुद ठंडा हो जाता है, उसमें कोई हमने किया थोड़ी, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम है उसका खुद का, तो वो धीरे धीरे होता होता नॉर्मल टेम्परेचर पर खुद आ जाता है, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुद से हो रहा है। तो हीट के बारे में एक बात क्या पता चलती है, हायर टेम्परेचर से हमेशा लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होता है हीट का। अगर हम चाहें रिवर्स 20 डिग्री से 50 डिग्री की तरफ हम फ्लो कराना चाहें तो हमें वर्क करना पड़ेगा, हमें कुछ और ऐसा सिस्टम लगाना पड़ेगा कि ये हीट इससे निकल के बाहर हायर टेम्परेचर की, स्पॉन्टेनियसली नहीं होगा। जो स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ही होता है। तो मूवमेंट ऑफ एनर्जी जो है, और एनर्जी की कौन सी फॉर्मेट, वो भी हीट, क्यू की बात हो रही है, हायर से लोअर की तरफ मूव कर रहा होता है, ये एक काम की बात है। अच्छा, वर्क की बात आती है, ये तो हीट की बात हो गई, बात आती है वर्क की। वर्क हम
उस फोर्स को कहते हैं जो डिस्प्लेसमेंट कर दे। ये बातें आपने सब पढ़ रखी हैं, लेकिन एक बार रिवीजन का थोड़ा सा जरूरी है, भूली हुई होती है, दिमाग से स्लिप हुई भी होती है। और फोर्स के डायरेक्शन में करें। अगर ये कोई यहां पर ब्लॉक रखा है, मूव नहीं कर रहा है, भले ही आप इस पर फोर्स लगा रहे हो, लेकिन फिर भी ये मूव नहीं करा, 1 सेंटीमीटर भी नहीं खिसका, ये तो कोई वर्क नहीं हुआ। आपने इस पर क्या किया, फोर्स अप्लाई की, फोर्स के डायरेक्शन में ये शिफ्ट कर गया, डिस्प्लेस कर गया, अब वर्क हो गया। तो वर्क के बारे में हम बता सकते हैं कि जितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया वो डिस्टेंस वर्क के प्रोपोर्शनल होगा या वर्क डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। अगर मैं बाकी सारी चीजों को फिक्स रखता हूं, फोर्स के भी प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो वर्क के बारे में हम क्या डिसाइड कर सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन, F मल्टीप्लाइड बाई डी। ये बात एक आपको रिकॉल करनी है जो आपने छोटी क्लास में पढ़ रखी है। तो वर्क तभी होगा जब कोई चीज डिस्प्लेस होगी, बिना डिस्प्लेस हुए वर्क नहीं होगा। और दूसरी बात, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगी। आपने क्या किया, यहां से ऊपर से फोर्स लगाई, तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट होना चाहिए ना, ये ऊपर की तरफ थोड़ी शिफ्ट होगा। अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ तो वर्क इस सिस्टम ने सराउंडिंग पर किया, जबकि फोर्स हम बाहर सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ लगा रहे हैं। ये बात आपको सोचनी पड़ेगी। तो फोर्स के डायरेक्शन में, फोर्स का डायरेक्शन है ये ऊपर से नीचे, प्रेशर भी कह सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है प्रेशर, आप इसे प्रेशर भी बोल सकते हो, फोर्स भी बोल सकते हो। तो इसको डिस्प्लेस इसी डायरेक्शन में होना चाहिए पिस्टन को। फोर्स मैं ऊपर से लगा रहा हूं और गलती से हो गया ये ऊपर को, इसका मतलब है इस फोर्स का इंपैक्ट नहीं है, कोई और फोर्स वर्क कर रही है जिसने ये वर्क किया है। सिस्टम ने वर्क किया है बाहर सराउंडिंग पर, जबकि हम फोर्स लगा रहे हैं बाहर सराउंडिंग से सिस्टम पर। यही चीजें बस इसमें सोचने वाली हैं चैप्टर में, ध्यान से। तो वर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हो। तो जो वर्क है ये बड़ी एक वास्ट, पूरा का पूरा बड़ा टॉपिक है, कोई छोटा मोटा टॉपिक तो नहीं, तो अपने आप में बड़ा एक चैप्टर है खुद। वर्क एनर्जी पूरा एक बड़ा चैप्टर होता है। यहाँ हम सिर्फ बड़ी छोटी छोटी 2-4 चीजें इसके बारे में जानकर फिर हम इसमें आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत ज्यादा हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। वर्क के नेचर होते हैं, अलग अलग टाइप का वर्क होता है, कोई मैकेनिकल वर्क होता है, कई बार इलेक्ट्रिकल वर्क हो जाता है, कई बार ग्रेविटेशनल वर्क हो जाता है, और भी बहुत सारे टाइप के वर्क होते हैं, केमिकल वर्क भी काउंट किए जाते हैं कई बार। तो यहाँ हम इन 2-3 टाइप के वर्क के बारे में बहुत थोड़ा थोड़ा सा जान करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज आगे यूज हो रही होती हैं। तो मेनली हम 3 टाइप के वर्क्स की बात करेंगे यहाँ पर। एक मैकेनिकल वर्क है, डेफिनेटली आप जानते हो मैकेनिकल वर्क क्या है। फोर्स अगर हम किसी ब्लॉक पर लगाते हैं और अगर ये खिसक जाता है आगे, F फोर्स मैंने लगाई, D डिस्प्लेसमेंट किया, तो F मल्टीप्लाइड बाई D मैकेनिकल वर्क ही होता है, ये जो अभी हम जिसकी बात कर रहे थे। तो मैकेनिकल वर्क विल बी इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। एक इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। इलेक्ट्रिकल वर्क पहले वाला चैप्टर, पहला दूसरा चैप्टर याद करो, पोटेंशियल डिफरेंस लिया था हमने 1000 वोल्ट का, दो प्लेट्स के बीच में, और इलेक्ट्रॉन को दौड़ा दिया था इसके बीच में, ये चल पड़ा था इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन पर उससे फिर चार्ज भी हमने निकाला था। तो ये जो चार्ज होता है और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसकी वजह से वर्क हुआ है ना। तो एक वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। जो चार्ज किसी भी पार्टिकल पर है, वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव हो या उससे ज्यादा हो, कम तो हो नहीं सकता,
E मल्टीप्लाइड बाई V। इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद आ गया होगा आपको, EV वर्क हम कर रहे होते थे, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो वर्क ही इनफैक्ट होता है। और चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, ये एक इलेक्ट्रिकल वर्क की तरह से बोला जाता है। और एक ग्रेविटेशनल वर्क होता है, जब भी अर्थ किसी चीज को ऊपर से अपनी तरफ ड्रॉ करती है, खींचती है अपनी तरफ, तो जितनी हाइट ये यहां से अगर मैं इसको ऊपर पहुंचाने की कोशिश करता हूं किसी एक हाइट तक, या और भी कोई, ये मरकरी से हम इसे मेजर कर रहे होते हैं, बड़ी डिटेल है, एक किसी एक पर्टिकुलर ट्यूब में, कैपिलरी ट्यूब में हम मरकरी फीड करते हैं। मरकरी फीड करने के बाद प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इसे मेजर करके हम डिसाइड कर रहे होते हैं। तो जो कॉलम की हाइट आती है, कहीं हो सकता है आपने या तो पढ़ लिया होगा या आप इसे फ्यूचर में कहीं फिजिक्स में पढ़ोगे, ये m मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी एंड h हाइट, इसका मास जो होगा, डेंसिटी नहीं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो ऊपर से इसे विड्रॉ करती है, एंड हाइट, इन तीन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और ये ग्रेविटेशनल वर्क होता है। हालांकि इसकी यहां हमें थर्मोडायनेमिक्स में कहीं पर जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने इसको इसलिए बताया ताकि आप कंपैरिजन कर सको कि सारी दुनिया के वर्क बिल्कुल एक ही नेचर के नहीं होते, कुछ ना कुछ ये तीनों अलग अलग तरीके के भी होते हैं। तो मैंने आपको बताया ये तीन वर्क, मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क एंड ग्रेविटेशनल वर्क। जो हमारा मैकेनिकल वर्क होगा वो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा फोर्स के डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिकल वर्क होगा पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, जो भी चार्ज लिया गया है। इसकी भी यहां जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इस मैकेनिकल वर्क को करने वाले हैं, बस हमें ये काम का है F मल्टीप्लाइड बाई टी। ग्रेविटेशनल वर्क जो होता है mgh के इक्वल होता है। इसके बाद हम वर्क एंड एनर्जी की थोड़ी सी यूनिट करने के बाद मेन स्ट्रीम पर, थर्मोडायनेमिक्स पर आते हैं, और साइन कन्वेंशन इसके हम फिर करेंगे। आई होप कि आपको ये वाली बातें समझ आ गई होंगी। तो मैं चेंज कर रहा हूं ये स्लाइड और आपको बता रहा हूं इसके बाद यूनिट्स ऑफ हीट एंड वर्क। जो यूनिट है हीट एंड वर्क की, वही जो आप बेसिक क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो, कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, किलो जूल, अर्ज होता है, और इनमें आपस में रिलेशन है कुछ ना कुछ। कैलोरी को हम जूल में, जूल को कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जूल को अर्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी तरह से अर्ज को कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने लास्ट क्लासेस में भी किसी में पढ़ा था, अभी हाल फिलहाल में मुझे याद आ रहा है, मैंने बताया था कि 1 जूल जो होता है 10 टू द रेज 7 अर्जेस के बराबर होता है। तो इसकी एसआई यूनिट अलग होती हैं, सीजीएस यूनिट अलग होती हैं, बस इसको हम तेजी से एक बार करेंगे ताकि हम इस चैप्टर में इनको यूज कर पाए। हीट के लिए आप जानते हो कैलोरी यूज करते हैं, किलो कैलोरी यूज करते हैं, जूल, किलो जूल, ये सब यूनिट्स हम यूज कर रहे होते हैं। और 1 कैलोरी इक्विवेलेंट होता है 4.18 जूल के, और किलो जूल के लिए हम डेफिनेटली 1000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ऐसा यूनिट जो हो जाएगी जूल की, किलो जूल हो जाएगी। ये तो जूल लिख दिया हमने, ठीक है, लेकिन कभी अगर ऐसा यूनिट की बात की जाए हीट के लिए तो हम किलो जूल बोलेंगे। और
रिकॉल करो पुरानी बात, जो जूल होता है वो न्यूटन मीटर के इक्वल बताया गया था कभी आपको। 1 जूल विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर। 1 मीटर की डिस्टेंस को खिसकाने के लिए किसी ब्लॉक पर अगर 1 न्यूटन का फोर्स वर्क कर रहे होते हैं तो यहां पर 1 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वर्क रिक्वायर्ड होता है। दैट मीन्स हम इसको 1 जूल को बोलेंगे कि न्यूटन मीटर के इक्वलेंट, ये आ जाता है। और अगर मैं जूल को अर्जेस में करना चाहता हूं तो ये भी मैंने लिखा ही है, 10 टू द रेज 7 अर्जेस, ये आ जाएगा 1 जूल इक्वल टू। और इसके अलावा अगर हम इन तीनों में कंपैरिजन करना चाहें कि बड़ी यूनिट कौन सी है, छोटी यूनिट कौन सी है, तो सबसे बड़ी यूनिट है कैलोरी। ये तो क्योंकि 1 जूल इक्वल टू 10 टू द रेज 7, ये तो बड़े छोटी एक यूनिट है, इतने सारे अर्जेस मिलकर के 1 जूल बना रहा है, तो ये छोटी यूनिट हुई। उससे बड़ी यूनिट हो जाएगी, उससे बड़ी यूनिट हो जाएगी। तो ये जस्ट आपको अच्छी तरह से ब्रशअप करके रखनी है, चीजें याद करके रखनी है। अब मैं इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट एक बताने जा रहा हूं, जो अभी मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में डिस्कस किया था। मैं उस पर वापस आ रहा हूं कि हीट हम सिस्टम को देंगे, हीट हम सिस्टम से लेंगे, वर्क हम सिस्टम पर करेंगे, वर्क हम सिस्टम के जरिए करवाएंगे ऑन द सराउंडिंग। तो इस बात पर मैं दोबारा से वापस आ रहा हूं। साइन कन्वेंशन की बात शुरू हो रही है। अब ये दोबारा से इस सिस्टम को समझो अच्छी तरह से एक बार फिर से। ये एक मूवेबल पिस्टन वाला कोई सिलेंडर है, इसमें कोई गैस भरी हुई है, मान लो नाइट्रोजन इनर्ट, मैंने कोई गैस इसमें फिल कर रखी है। टेम्परेचर इसका T है जो कि फिक्स है। क्यू हीट मैंने इस सिस्टम को दी बाहर से, प्रेशर इसका P है, और वॉल्यूम इसका V है जो कि फिक्स है, नंबर ऑफ मोल्स इसके फिक्स हैं जो कि N है। अब मैंने इसको क्यू हीट अगर दी है सिस्टम को, यानी सिस्टम ने हीट ली है, एब्जॉर्ब की है। जो टर्म्स हम बोलते हैं, यूज करते हैं, सिस्टम ने हीट ली, सराउंडिंग ने सिस्टम को हीट दी, सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की, ये सब एक ही बातें हैं। कुल मिला के एरो का डायरेक्शन बस इमेजिनेशन करना है आपको कि एरो का डायरेक्शन किधर है, बाहर से सिस्टम की तरफ को है। हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, इसको मैं क्या बोलूंगा, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। ये वर्ड यूज किए जाएंगे। एक बार ये भी हो सकता है, ये तो एक इंसिडेंस हो गया, इसे हमने छोड़ दिया। अब डिफरेंट एक कहीं से ऐसा हुआ कि सिस्टम से हीट हमने बाहर सराउंडिंग को दे दी, ये चारों तरफ इसके जो है वो सराउंडिंग है। ये क्यू हीट इस पूरे सिस्टम से बाहर निकल गई, होगा क्या वो तो बाद की बात है। सिस्टम से बाहर हीट निकल जाने के बाद इस सिस्टम में क्या चेंजेस आएंगे ये बाद की बात है, लेकिन मैं टर्म की बात बता रहा हूं जो हम बोलते हैं, जहां कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। सारा का सारा थर्मोडायनेमिक्स यहीं पर फंसता है कि भाई किसी ने दिया था हीट आपको पॉजिटिव, आपने नेगेटिव रख दिया उसे, किसी ने दिया था नेगेटिव, आपने पॉजिटिव रख दिया उसको। सारा कंफ्यूजन यहीं पर होता है, बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जहां कंफ्यूजन आप क्रिएट करो। तो क्यू अगर बाहर आ गया है तो मैं इसको टर्म क्या दूंगा, हीट इज इवॉल्व्ड बाय द सिस्टम। हीट सिस्टम ने दिया है किसको, सराउंडिंग को। कोई इस बात को ऐसे भी कह सकता है कि सिस्टम से सराउंडिंग ने हीट लिया है,
बात तो यही है कि दिया तो सिस्टम नहीं है। इट इज इवॉल्व बाय द सिस्टम, बाय ये वर्ड पे, इस पे ध्यान देना है। ये एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, एक बात ये हो गई। अब अगर मैं कुछ ऐसा करता हूं, ये तो केस नंबर 1 हो गया, हीट के बारे में बात की। अब हम हीट की जगह वर्क पर आ जाते हैं। ये उसी तरह से टेम्परेचर था फिक्स, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, ये सारी चीजें फिक्स हैं। कोई गैस मान लो नाइट्रोजन इनर्ट है, ये इसमें भरी हुई है। अब मैंने क्या किया, एक पैरामीटर चेंज किया, किया या नहीं किया, से पिस्टन को दबा दिया। दबाने के बाद इसका वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वर्क की बात ही नहीं की हमने, इसलिए जब तक कोई चीज खिसकेगी नहीं, डिस्प्लेस नहीं होगी, अपनी जगह से चलेगी नहीं, वर्क की तो बात ही नहीं होगी कोई, तो इसलिए हमने बोला भी नहीं था। अब जो बाकी सारे पैरामीटर चेंज होंगे नहीं होंगे, उनकी बात किए बिना कम से कम इतना तो हम देख ही रहे हैं कि ये पिस्टन इतना डिस्प्लेस हो रहा है, वर्क का कुछ रिलेशन है। अब ये जो वर्क है बाहर से सिस्टम पर किया गया है। अगर आप इसे कभी लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, डेफिनेटली बाय द सराउंडिंग। किसने किया, बाहर से किसी ने हाथ से प्रेशराइज कर दो, हाथ क्या है, वो सराउंडिंग है। बाहर जो भी कुछ है सिस्टम से, चाहे वो मशीन है बाहर कोई, और चाहे किसी ने इसको मैकेनिकली प्रेशराइज किया है, तो वो सराउंडिंग कहलाएगी। तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, डेफिनेटली बाय द सराउंडिंग, आप लिखो या ना लिखो, एक केस ये हो गया। ये काम रिवर्स भी हो सकता था, बिल्कुल ऐसा हो सकता था। ये एक कोई मूवेबल पिस्टन, वही जिसका फ्रिक्शन बिल्कुल जीरो या उसके आसपास, प्रैक्टिकली जीरो नहीं पॉसिबल है, लेकिन हम नेग्लेजिबल कर सकते हैं ऑयल वगैरह लगाकर इसे, बड़ा कम फ्रिक्शन, ना के बराबर इसमें फ्रिक्शन कर सकते हैं। यहां सारे पैरामीटर फिक्स थे, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स। ये एक इक्विलिब्रियम में था सिस्टम, इसके सारे पैरामीटर यहां रुके हुए थे अपने। बाहर से फोर्स जो लग रही है, नीचे से फोर्स जो ऊपर लग रही है, वो दोनों बैलेंस थी, बराबर थी। प्रेशर जो ऊपर से लग रहा है, नीचे से जो प्रेशर लग रहा है, ये दोनों फोर्सेस बराबर थी, तो ये मूव नहीं कर रहा है, इसके बावजूद भी कि इसमें फ्रिक्शन जीरो है। अब जो भी कुछ हुआ, कुछ चेंज आया इसमें, बैठे बैठे इन गैसेस को दिमाग में आया कि हम तो ज्यादा तेज कूदेंगे, ज्यादा तेज दौड़ेंगे। बैठे बैठे नहीं आएगा दिमाग में, वो कहीं से भी आया हमने, या कुछ इसमें केमिकल रिएक्शन हो गया, सो कॉल्ड वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक, या इसमें कुछ चेंज आया, इनकी एनर्जी बढ़ गई किसी वजह से। कारण पे नहीं जा रहे हैं हम बस ये सोच रहे हैं कि हुआ क्या। ये एक्सपैंड कर गया और ये पिस्टन बाहर की तरफ को मूव कर गया अगर, तो इसका वॉल्यूम अब कम से ज्यादा हो जाएगा। पिस्टन के मूवमेंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, पहले यहां था, अब ये इधर को मूव किया है, ये इसकी ओरिजिनल स्टेट थी, तो ये एक्सपेंशन हुआ है सो कॉल्ड। यहां वॉल्यूम के टर्म में अगर मैं बात करता हूं तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, वर्क डन ऑन द सिस्टम। मैं ऐसे केसेस को बोलूंगा कि, 'वर्क डन बाय द सिस्टम', 'वर्क डन ऑन द सिस्टम', 'वर्क डन बाय द सिस्टम', 'वर्क डन ऑन द सिस्टम', 'वर्क डन बाय द सिस्टम', 'वर्क डन ऑन द सिस्टम', 'वर्क डन बाय द सिस्टम', 'वर्क डन ऑन द सिस्टम', 'वर्क डन बाय द सिस्टम', 'वर्क डन ऑन द सिस्टम', 'वर्क डन बाय द सिस्टम', 'वर्क डन ऑन द सिस्टम', 'वर्क डन बाय 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 द सिस्टम
ये सिस्टम ने काम किया सराउंडिंग पर। अगर यहां पर हाथ रखा हुआ है तो वो ऊपर हो जाएगा, वेट रखा हुआ है कोई तो वेट ऊपर की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा। अगर कोई यहां प्रेशर लगा रहा है और नीचे से ज्यादा प्रेशर लग गया तो ये ऊपर की तरफ को हो जाएगा। तो सिस्टम ने काम कर दिया इस बार। यहां तो सिस्टम पर काम हुआ था, अब यहां सिस्टम ने काम किया है सराउंडिंग पर किया है। तो इसको मैं बोलूंगा वर्क डन बाय द सिस्टम। किस पर? ऑन द सराउंडिंग। हिडन है ये बात, नहीं भी बोलोगे तो चलेगा। और अगर बोल दिया किसी ने इसी बात को, कई बार लैंग्वेज चेंज करके कोई बोलता है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, कौन करेगा फिर सिस्टम पे वर्क? वर्क डन ऑन द सराउंडिंग। अगर किसी ने ऐसे बोला कि वर्क डन ऑन द सराउंडिंग तो अंडरस्टूड है ये वर्क डन सिस्टम ने किया है। चार चीजें मैंने बताई। हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, हीट इज इवॉल्व्ड बाय द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। इसी बात को, इन्हीं चारों बातों को अगर मैं सराउंडिंग के टर्म्स में बोलता हूं, इन्हीं चारों बातों को, यही बात, हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, हीट इज गिवन बाय सराउंडिंग, हीट इज इवॉल्व्ड बाय द सिस्टम, जब ये निकल जाएगी तो सराउंडिंग को लेनी पड़ेगी हीट, हीट इज टेकन बाय द सराउंडिंग, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम ने वर्क किया है, सिस्टम पर वर्क हुआ है, सॉरी, किसने किया? सराउंडिंग ने किया। वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग। इस वाले एक्सपेंशन पर आ जाते हैं, इसको एक्सपेंशन नाम हमने दिया था। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, क्योंकि एक्सपेंड कर गया। किस पर हुआ वर्क? ऑन द सराउंडिंग। तो मैं बोलूंगा इसको वर्क इज डन ऑन द सराउंडिंग। ये चार बातें हैं, ये चार बातें बहुत पक्की कर लोगे तो आधा थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा आपका, जो कंफ्यूजन वाला एरिया है वो हो जाएगा। हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम अगर कभी होती है तो Q को पॉजिटिव माना जाता है बाय कन्वेंशन। हीट इवॉल्व बाय द सिस्टम होती है तो बाय कन्वेंशन हम Q को नेगेटिव लेंगे। सिस्टम के रेफरेंस में हीट कम हो गई, इवॉल्व कर दी, हीट बढ़ गई, सिस्टम के रेफरेंस में बात हो रही है, ऐड हो गई, प्लस हो गई, सिस्टम को मिल गई हीट। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर वर्क हुआ है तो पॉजिटिव रहेगा। इसको हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा वर्क को, अगर ऑन द सिस्टम हुआ है तब। और वर्क डन बाय द सिस्टम है तब ये वाला केस आ गया। ऐसे केस में हमें वर्क को नेगेटिव लिखना होगा। तो बाय कन्वेंशन ये साइन माने जाते हैं। ये चार बातें मैंने आपको बताई, ये चार बातें आप बड़ी अच्छी तरह से करके सोच के, रटना नहीं, रटोगे तो सब गड़बड़ रहेगी। ए पिस्टन, एक ही तो सिस्टम लिया है मैंने। जब मैं गैस स्टेट बता रहा था मैंने बड़ा अच्छा तरीका आपको बताया था, आसान सा तरीका। जो चीजें हमने देखी होती हैं उसके साथ एसोसिएट करना बड़ा आसान होता है चीजों को। मैंने कहा था एक वो जो सिरिंज तो देखी होगी सबने, डर भी लगता होगा आप लोगों को बचपन में। तो इस सिरिंज को आप इमेजिन कर लो, इसकी निडल हटाओ, ये सिरिंज में एक ये मूवेबल चीज होती है कुछ, इसको ही तो पिस्टन कहते हैं हम। इसका जो पूरा वॉल्यूम है 10 गुना बड़ा इमेजिन कर लो, ये सोच लो कि कम से कम 10 गुना
बड़ा कोई एक सिरिंज है जिसे इंजेक्शन कहते हो आप, 10 टाइम्स बढ़ा लो इसे, ये तो काफी बड़ा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वो डब्बा जैसे जिसमें पानी भरते हैं, ऐसे जैसे थर्मस की बोतल होती है, ऐसा सा कुछ हो जाएगा, इस टाइप का सा हो जाएगा 10 टाइम्स बढ़ के, या 15 टाइम बढ़ा लो तो क्या होगा, अब वो मूवेबल दिख जाएगा। बस वो यही सिस्टम है, यहां से इसे क्लोज कर लो। मैंने आपको गैस स्टेट समझाने के लिए कहा था, यहां से बिल्कुल सील्ड करके गैस ना निकले यहां से, ये सिस्टम बन गया। अब इसे स्टील का मान लो, अब आप इसे हीट दो, इसे हीट बाहर लो और वर्क इस पर करो, यानी पिस्टन को दबा दो तो वर्क हो जाएगा, इस पर होगा। अगर ये एक्सपेंड कर जाएगा तो ये बाहर सराउंडिंग पर वर्क करेगा, और फिर साइन को इमेजिन कर लो। ये तरीके हैं इसको सोचने के। मेरे ख्याल से काफी हद तक ये बात आपको समझ लग गई होगी। तो ये मैं आपको जस्ट 4 बातें लिखा रहा हूं, ये जो मैंने सारी बात समझाई है, हालांकि मैंने लिखा दिया यहां पर, लेकिन 4 लाइंस और आपको ये नोट करनी है। हटा रहा हूं मैं इसको, अगर यही 4 बातें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है। तो इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए अब हम अगर आगे बढ़ते हैं एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, तो एक बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि कोई भी एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है। अगर आप आइंस्टाइन की थ्योरी छोड़ दो, बिल्कुल क्लासिकल न्यूटोनियन फिजिक्स की बात करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग एनर्जी तो हम बना भी नहीं सकते और एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, लेकिन एनर्जी को हम चेंज कर सकते हैं। एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम एनर्जी को बदल सकते हैं। तो अब अगर हम कहीं पर बोलते हैं कि हमने इसको कोई हीट दिया क्यू, तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ये क्यू आ तो गया अंदर। अब ये एक या एक से ज्यादा हिस्सों में तो बढ़ जाएगा, लेकिन कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। ये है मेन बात। जब ये इस पूरे वेसल के अंदर एंटर कर जाएगा तो ये दो काम तो बिल्कुल ऑब्वियस हैं, काम तो बहुत सारे कर सकता है, लेकिन बिल्कुल जो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम सोच सकते हैं बात, देख सकते हैं, जो वो दो काम तो सबको दिखते हैं दुनिया में। जब हम किसी बर्तन को हीट करते हैं तो अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके मोशन बढ़ जाते हैं, तेजी से वो गति करने लगते हैं, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है, इसका प्रेशर बढ़ जाता है। तो एक बात तो मैंने बोल ही दी कि जब इसका मोशन बढ़ गया तो एनर्जी तो बढ़ गई भाई। यहां तक तो एक बात हुई। अब जो एनर्जी बढ़ी तो इसने इसको प्रेशराइज किया, प्रेशराइज करने पर हो सकता है इतना प्रेशराइज कर दे कि पिस्टन ऊपर की तरफ को चल पड़े। पिस्टन अगर ऊपर की तरफ को चल पड़ेगा तो ये सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क कर देगा। तो ये सारा का सारा इस क्यू की वजह से हुआ। इस क्यू को दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा एनर्जी बढ़ा रहा है, मॉलिक्यूल के मोशन बढ़ा दिए। ऐसा भी तो हो सकता था कि ये बिल्कुल जीरो वर्क होता, ये खिसकता ही ना ऊपर, बस इसके मोशन बढ़ते, वर्क जीरो हो जाता। दूसरा, इस हीट ने एक और काम किया, वो किया वर्क। इन दोनों का एल्जेब्रिक सम, सम नहीं कहा मैंने, एल्जेब्रिक सम, साइन के साथ सम जो होगा वो इस दी गई हीट के बराबर बराबर होना चाहिए। ये है मेन बात जो हम सोच रहे हैं। जो हमने बाहर से इसको हीट दी है, तो ये जो अंदर एनर्जी बढ़ी है, अंदर वर्क हुआ है,
वो किसके इक्वल होना चाहिए? हीट के इक्वल होना। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वही तो बात है, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो कई हिस्सों में बढ़ गई एनर्जी, उसने अलग अलग काम कर लिए, लेकिन उनका समीशन इसी दी हुई हीट के बराबर होना चाहिए। यहां हम हीट के टर्म्स में बात कर रहे हैं, बस इतना जरूर है। हम किसी और टाइप की एनर्जी को नहीं थर्मोडायनेमिक में कंसीडर करते। आपको ध्यान होगा शुरू में लिमिटेशन पड़ी थी कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात नहीं करते, सनलाइट की बात नहीं करते, और किसी टाइप की और किसी काइंड की एनर्जी की बात हम नहीं करते हैं। हम वर्क एंड हीट इस रेफरेंस में थर्मोडायनेमिक्स में बात करते हैं। वो ब्रांच अलग हो जाती है जब हम वर्क को रिलेट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, तब हम इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट में एंटर कर जाते हैं, तो फिर उसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे होते हैं। लॉ वही रहते हैं सारे, लेकिन फिर हम उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाकर के डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जबकि ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन इसके स्टेटमेंट बहुत सारे मिलते हैं बुक्स वगैरह में जब आप, तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इनफैक्ट वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है। लेकिन जो स्टेटमेंट है वो सारे स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के सारे। जो पहला स्टेटमेंट है तो वो तो यही है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जबकि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। अच्छा, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो टोटल यूनिवर्स की एनर्जी तो फिर कांस्टेंट रहेगी ना भाई। अगर हम बात कर रहे हैं ऐसी कुछ, तो बाहर से ना तो एनर्जी क्रिएट हुई ना डिस्ट्रॉय हुई, बस एक फॉर्मेट से दूसरे हमें दिख रहा है, हमें लग रहा है कि एनर्जी खत्म हो रही है, लेकिन वो खत्म नहीं हुई, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो इसलिए हम बोले कि पूरे यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। तो एक और स्टेटमेंट थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ का दिया जा सकता है, और वो है कि टोटल अमाउंट एनर्जी का यूनिवर्स का कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। स्टेटमेंट नंबर 2, इसको अच्छी तरह से पढ़ लो, देखो, सोच लो, दोनों को कंपेयर, ये दोनों एक ही बातें हैं, अलग अलग नहीं है। ठीक हो गई बात? ये टोटल अमाउंट एनर्जी का यूनिवर्स की कांस्टेंट रहता है। अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, इसको हम तीसरे नजरिए से देखते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम आपको बताया था कि एक मोटा सा थर्मस इसके चारों तरफ ऐसा लगा दिया जाए कि ना तो हम अंदर से एनर्जी इसकी बाहर निकाल सकें, ना एनर्जी हम इसमें बाहर से अंदर डाल सकें, ना हम इसमें हीट अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, यानी चेंज कर ही नहीं रहे हैं। तो ये तो अंदर सारा कुछ जो भी है एनर्जी का सब कुछ फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो एक स्टेटमेंट और हो गया। वो क्या स्टेटमेंट है? किसी आइसोलेटेड सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो फिक्स रहेगी, अंदर से ही कुछ एनर्जी कहीं से निकल नहीं जाएगी। जो टोटल उसकी अपनी एनर्जी है, अगर अंदर से निकली भी तो रहेगी तो अंदर ही, आइसोलेटेड सिस्टम है, सोचने की बात है। तो कुल मिला के एडिशन तो वहीं से निकली वहीं के वहीं है। तो ऐसा हुआ जैसे एक जेब से पैसे निकाल के दूसरी जेब में डाल दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? नेट मिला के जो करेंसी रही अपने पास वो तो उतनी रही जितनी पहले थी, बस इधर से उधर कर दी। या किसी के अगर 3 अकाउंट हैं तो एक अकाउंट में से निकाल के दूसरे अकाउंट में डाल दिए, तो मालिक तो अभी भी उतने ही पैसों का रहा। वो एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में अंदर इस पूरे आइसोलेटेड सिस्टम में हो सकती है एनर्जी, कभी वर्क की फॉर्म में हो जाए, कभी हीट की फॉर्म में हो जाए, कभी इंटरनल एनर्जी, कभी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए, लेकिन सम सबका सेम रहेगा, कांस्टेंट। तो आइसोलेटेड सिस्टम अगर कोई कभी दिया जाता है आपको,
उस आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी बिल्कुल कांस्टेंट रहती है। एक बात ये इसे अच्छी तरह से सोचो। क्लियर हो गई बात ये? एक और स्टेटमेंट हम देखते हैं। मशीन दैट परफॉर्म वर्क विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी। अच्छा, ये अधूरा है स्टेटमेंट, यानी ए परपेचुअल मशीन का मतलब कंटिन्यूअस चलती रहे। कोई आप ऐसी मशीन नहीं बना सकते, आपको आगे इसमें लिखना होगा इज नॉट पॉसिबल। इज नॉट पॉसिबल। आप कोई ऐसी मशीन नहीं बना सकते जो वर्क करती रहे लेकिन एनर्जी कंज्यूम ना करे। दुनिया की समस्या ही खत्म हो जाती है। अगर ऐसा हो जाता तो सारी दुनिया की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जानी थी या क्रिएट हो जानी थी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। दुनिया चलना बंद हो जाती। फिर अभी दुनिया चली इसी वजह से रही है, एनर्जी का ही क्राइसिस है सारा। एनर्जी के चक्कर में ही सारे झगड़े होते हैं, एनर्जी के चक्कर में ही सारा कुछ होता है। तो मशीन दैट कैन परफॉर्म वर्क विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी, या इसको क्या बोलते हैं, परपेचुअल मशीन, जो लगातार चलती रहे, बस बाहर से उसे ईंधन सप्लाई ना करना पड़े, एनर्जी ना देनी पड़े, ऐसे मशीन हम नहीं बना सकते। बस हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यानी एनर्जी बाहर से देंगे वो वर्क करती रहेगी, एनर्जी बाहर से देंगे, पेट्रोल डालेंगे गाड़ी में तो चलेगी, एक लिमिट के बाद वो खत्म हो जाएगा, फिर और बाहर से। तो मशीन को यूज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ, ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक फॉर्म है, फॉर्मेट ही तो है, स्टेटमेंट है ये उसी का। बात तो एक ही बात को कहने के तरीके हैं अलग अलग। एक तरीका ये भी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया ना। ठीक है, और स्टेटमेंट और हम दे सकते हैं एक और। ये क्या स्टेटमेंट है? when one form of energy disappears, an equivalent amount of energy in other format or form reappears। ये भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही हो गया। कई बार क्या होता है, केमिकल एनर्जी से, आपने रिडॉक्स में पढ़ा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाती है। तो उसके इक्विवेलेंट जितनी केमिकल एनर्जी वहां यूज हुई है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा उसमें से कुछ, उतनी इलेक्ट्रिकल बन जाती है। उतनी नहीं बनी तो वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हुई होगी एनर्जी, कुछ हीट में निकल गई होगी। सेल जैसे कुछ गर्म हो जाता है तो कुछ केमिकल एनर्जी हीट के फॉर्म में निकल गई, कुछ लाइट की फॉर्म में डिसअपियर हो गई, कहीं नेचर में चली गई, और कुछ ने इलेक्ट्रिसिटी बना दी। ये एफिशिएंसी पे आ जाती है बात कि 100% एफिशिएंट भी नहीं होती मशीन, कुछ तो कुछ लॉसेस होते ही हैं। कार चलाते हो तो इंजन गर्म होता है तो वो वेस्ट ही तो जा रहा है, हीट निकल रही है उसमें से। तो आपका जो पेट्रोल है वो पेट्रोल की एनर्जी उसे घुमाने में, पिस्टन को मूव करने में चल रही है, तो वो हीट वेस्ट जा रही है सारी। जबकि मैकेनिकल वर्क जो हम ले पा रहे हैं वो कुछ कम हो जाता है उस हीट के लॉस होने की वजह से। तो हम 100% एफिशिएंट भी नहीं होती हैं मशीन्स। वेल, तो ये 4-5 स्टेटमेंट मैंने आपको बताए हैं जो रिलेटेड किस बात से हैं, जो रिलेटेड इस बात से हैं कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो बहुत सिंपलेस्ट फॉर्मेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का तो यही है। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी को हम बना नहीं सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अब अगर मैं कोई एक सिस्टम लेता हूं दोबारा से,
और इसकी कोई एनर्जी है फिक्स अपनी। अब मैं नाम दे रहा हूं इसे इंटरनल एनर्जी। यहां डेफिनेटली आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए इंटरनल एनर्जी की। सारे पॉसिबल तरीके की एनर्जी जो भी आप सोच सकते हो, जहां तक भी सोच सकते हो, हर टाइप की एनर्जी, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड काइनेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, प्रोटॉन की एनर्जी, न्यूट्रॉन की एनर्जी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू थिंक, सारी एनर्जी का सम इंटरनल एनर्जी होता है। ये तो फिक्स रहेगा इसका, अगर बिल्कुल सिस्टम ऐसा है जो बंद है, ये बाहर से कुछ हम इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं, इससे बाहर कुछ निकाल नहीं रहे हैं, अभी हमने थर्मोडायनेमिक लॉ भी पढ़ा है, तो बिल्कुल फिक्स रहेगा। लेकिन ये जो एनर्जी है, ये अगर मैं क्या करता हूं, बाहर से हीट ऐड करता हूं, हीट ऐड करने पर इसको एनर्जी को लगेगी, ये दो काम होंगे। ऐसे देखो, अब एक्चुअल फिनोमिनन देखो जो होना चाहिए हीट करने पर किसी सिस्टम को, जो गैसेस स्टेट वाला आपका कंसेप्ट है वो लेकर के आओ। वही एक सिरिंज जो आपने बड़ी कर ली थी अपने इमेजिनेशन में, उसमें कोई गैस भरी हुई है। अब ये सिस्टम इंसुलेटेड नहीं है, बाहर से आप इसे हीट दे सकते हो। जब हमने बाहर से इसको हीट दी तो दो काम होंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, दैट मीन्स इसकी जो एनर्जी पहले थी उससे ज्यादा एनर्जी हो गई, एक बात। दूसरा एक और भी काम होगा कि ये ऊपर को खिसक जाएगा। गैस एक्सपैंड करती हैं, जब हीट किया जाता है, टेम्परेचर जब बढ़ता है, चार्ल्स लॉ क्या कहता है, टेम्परेचर के साथ साथ गैसेस के वॉल्यूम बढ़ने शुरू हो जाते हैं, कांस्टेंट प्रेशर, अनलेस कि मैं इसको रिजिड ना कर दूं, या मैंने स्क्रू लगा के इसको टाइट कर दिया, इसे बढ़ने नहीं देना चाहता, तब नहीं बढ़ेगा वॉल्यूम, लेकिन प्रेशर बढ़ेगा। फिर मैंने प्रेशर रख दिया कांस्टेंट और इसे फ्रिक्शनलेस मान लिया, तो क्या होगा, तो ये बढ़ जाएगा। तो क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी है भाई बात, क्या होगा, ये सिस्टम क्या करेगा, वर्क करेगा सराउंडिंग पर। यानी ये एनर्जी तो बाहर चली गई जो इसे दी थी, इसे दी थी, ये बाहर चली गई, क्योंकि इसने वर्क कर दिया, किस पर किया, सराउंडिंग पर किया। हां, इसको मिल गई कुछ एनर्जी, कुछ हीट, कुछ एनर्जी बढ़ जरूर गई, लेकिन ये वर्क इसने कर दिया सराउंडिंग पर। अब मैं दो काम करता हूं अलग से, एक और अलग चीज सोचती, मैंने एक दूसरे सिस्टम में क्या किया, ऊपर से इसे प्रेशराइज किया। प्रेशराइज करने पर क्या होगा, क्यों छोड़ दो, हीट नहीं दी मैंने इसको, ऊपर से इसको फोर्स लगाई, प्रेशराइज किया, तो ये पिस्टन क्या होगा, नीचे आ जाएगा। नीचे आने पर क्या होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, बाहर सराउंडिंग ने सिस्टम पर वर्क किया है, ये हुआ वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब जब बाहर से सिस्टम पर वर्क हुआ है, सराउंडिंग ने वर्क किया है, तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी। ये जो वर्क हुआ है वो इसकी एनर्जी के इक्वल ही तो होता है। तो ये अगर मैं दोनों ये कंडीशन इकट्ठी अप्लाई करता हूं, मैंने इसको क्यों दिया, एनर्जी बढ़ी, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय सराउंडिंग, तो एनर्जी बढ़ी, मींस
जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आता है किसी सिस्टम के, वो दो चीजों का समेशन होता है। नंबर वन, हीट इज गिवन टू द सिस्टम, या हीट इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम, या हीट इज एडेड टू द सिस्टम, प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये दो चीजों का समेशन होगा। जब हम सिस्टम पर बाहर से वर्क करेंगे तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी। नंबर टू, दूसरा क्या होगा, जब हम बाहर से इसको हीट देंगे, यानी सिस्टम में हीट ऐड हो जाएगी, तो इसकी एनर्जी बढ़नी चाहिए। बढ़ने की बात हुई है। अगर हीट बाहर निकाल ली तब तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। अगर सिस्टम ने बैठे बैठे वर्क कर दिया तो किस कॉस्ट पे होगा वर्क? इस सिस्टम की एनर्जी कम होने की कॉस्ट पर वर्क करेगा ये सिस्टम सराउंडिंग पर। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूं सराउंडिंग ने वर्क किया है सिस्टम पर, वर्क डन ऑन द सिस्टम प्लस हीट इज गिवन टू द सिस्टम। ये दो चीजें अगर हम ऐड कर दें तो ये टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होगा। इंटरनल एनर्जी के बराबर नहीं, इंटरनल एनर्जी तो हम निकाल ही नहीं सकते। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो आएगा, जब पहले इंटरनल एनर्जी जो भी थी उसकी, ये इंटरनल एनर्जी इसकी ई थी, हमने बाहर से इसे क्यू हीट दे दी तो E1 थी, ये इंटरनल एनर्जी E2 हो गई। तो चेंज कितना आया, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। इस चेंज की मैं बात कर, change in internal energy will be equal to heat given to the system, heat is added to the system, heat is absorbed by the system, कुछ भी आप बोलो लेकिन सही होना चाहिए, प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम। एक और काम आपने क्या किया एनर्जी बढ़ाने के लिए, बाहर से इस पर वर्क करके इसे पिस्टन को प्रेस कर दिया, छोटा कर दिया, कम कर दिया, लोअर इस पर ले आए। तो Q प्लस W, यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना। अभी तो हम सिर्फ एनर्जी के टर्म्स में कर रहे थे, तो 4-5 स्टेटमेंट पढ़ लिए, बस हमने इस Q एंड W के साथ एनर्जी को रिलेट कर दिया। यानी ये तीनों फॉर्मेट एक दूसरे के रूप हैं, आप ये बोल दो। एनर्जी का रूप हीट, हीट का रूप वर्क, वर्क का रूप एनर्जी। तो Q प्लस W किसी एक सिस्टम के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होंगे। लेकिन वो जो बातें बोलनी है वो ध्यान से बोलनी है। क्या बात बोलनी है? हीट इज गिवन टू द सिस्टम एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। बाहर से हीट मिली सिस्टम को, वर्क डन किया गया सिस्टम पर सराउंडिंग के जरिए, सराउंडिंग ने हीट दी, वर्क डन सिस्टम पर हुआ, सराउंडिंग ने वर्क किया, तो इंटरनल एनर्जी जितनी बढ़ी वो इसके समीशन के, हीट एंड वर्क के सबमिशन के बराबर होगी। ये मैथमेटिकल फॉर्मेट ये आ जाता है। ये जो मैंने सामने लिखा है ये न्यूमेरिकली तो लिख लिया, बस Q की वैल्यू होगी, Q W की वैल्यू होगी डेल्टा E E2 माइनस E1 Q प्लस W, अब साइन के साथ। अब यहां मैंने तो ये बोल दिया था आपको कि सिस्टम को दी गई है हीट, अगर यहां उल्टा हो जाएगा तो Q माइनस रख दोगे, यहां अगर ये वर्क उल्टा हो जाएगा तो W माइनस रख दोगे। बस ये रखते हुए आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विद साइन कन्वेंशन हो जाता है, प्रोवाइडेड कि आप बड़े केयरफुली इसके साइन को रखते हो। यहां ये भी अधूरी बातें, ये प्लस माइनस लिखो, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये डेल्टा ई प्लस माइनस क्यू प्लस माइनस डब्ल्यू, जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप ये क्यू को रखोगे। तो आई होप कि ये वाली बात समझ आई होगी। किसी को डाउट है तो पूछो मेरे से जल्दी से पहले, फिर मैं लिखाता हूं इसको। मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं सारी बात को जो मैंने बताई अभी आपको। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एडेड टू द सिस्टम प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम, अभी यही मैंने आपको बताया। E2 माइनस E1 इज इक्वल टू डेल्टा E इज इक्वल टू
Q प्लस W, एडिड हीट एडिड मीन्स प्लस Q आएगा, ये वर्क डन ऑन द सिस्टम मीन्स प्लस W आएगा, प्लस Q प्लस W। लेकिन जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, इफ सिस्टम डज वर्क ऑन द सराउंडिंग, कैसा केस होगा, वो एकदम से पिस्टन मूव करता हुआ दिखना चाहिए। फॉर्मूला लिखने से पहले आपको क्या दिखेगा, एक्सपेंशन, ये बाहर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, बाहर की तरफ शिफ्ट होगा, वॉल्यूम बढ़ गया इसका, वॉल्यूम बढ़ जाने से क्या होगा, ये कम है वॉल्यूम, ये बढ़ गया, तो इसने सराउंडिंग पर वर्क किया है सिस्टम ने, तो सिस्टम की एनर्जी तो कम हो गई होगी, सिस्टम ने वर्क किया है, सिस्टम ने अपनी एनर्जी के कॉस्ट पर वर्क किया होगा, माइनस डब्ल्यू। ऐसे केस में हम माइनस डब्ल्यू और क्यू तो पॉजिटिव पहले से लिखा हुआ ही था। तो ये तो फॉर्मेट ओरिजिनल है। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस, करना तो प्लस ही है, लेकिन मैंने बोला था एल्जेब्रिक सम, मतलब साइन के साथ, माइनस डब्ल्यू हम इसमें प्लस कर देंगे, क्यू माइनस डब्ल्यू, ये एक फॉर्मेट हो गया। अपने हिसाब से चेंज करते चले जाओ। अब इसको मैं इस वाले फॉर्मेट में मैं कैसे लिखूंगा, इस फॉर्मूले को, चेंज इन इंटरनल एनर्जी will be equal to heat given to the system or heat absorbed by the system or heat is added to the system minus, तो माइनस हो गया, माइनस work done by the system, this W is work done by the system। ये मेन चीजें हैं बस हमारे यहां इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में समझने की। तो जो बात मैंने बताई है इसको प्रॉपरली आप नोट करके फिर इसको करो। तो ये एक पोर्शन मैंने कराया, थ्योरी तो मैं अब जो इसके अलावा है वो दूसरी क्लास में कराऊंगा। एक दो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स मैं कराना चाहता हूं जो पूरे थर्मोडायनेमिक्स में शुरुआत से मैंने आपको पढ़ाई है, डिस्कस की है, सिर्फ फर्स्ट लॉ पर ही नहीं, उससे पहले वाली भी थ्योरी मिला करके कुछ सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस, ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चंस ये आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको करा रहा हूं, इसमें इसको जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ क्या करोगे। कैटेगराइज दिस प्रॉपर्टी इनटू स्टेट एंड पाथ फंक्शन। आपको बताया था स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन होते हैं, इनिशियल फाइनल स्टेट पे जो डिपेंड करते हैं स्टेट फंक्शन, और पाथ पर जो डिपेंड करते हैं वो पाथ फंक्शन होते हैं। अब वहीं से रिकॉल करो, बड़े सिंपल सिंपल से करके एग्जाम्पल मैंने बता दिए थे। स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी के बारे में बताओ, चैट बॉक्स में लिखो आंसर अपने। सबसे पहला मैं आपसे पूछ रहा हूं, चैट बॉक्स में लिखो आंसर, इंटरनल एनर्जी क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा या पाथ फंक्शन होगा। मुझे पता भी तो चलना चाहिए कि कितना पढ़ रहे हो आप। सर जो वॉल्यूम है वो स्टेट फंक्शन है। बिल्कुल स्टेट फंक्शन है। एंड कैसे, हीट जो है वो पाथ फंक्शन है। हीट पाथ फंक्शन है, बिल्कुल करेक्ट बात है। और एंथैल्पी बता दो, स्टेट डी फंक्शन है। स्टेट फंक्शन है, एनर्जी एंथैल्पी एक ही बात होते हैं। एंड एफ ये पार्ट क्या होगा, सर वर्क जो है टेम्परेचर, वो भी पाथ फंक्शन है। टेम्परेचर बताओ पहले। सर टेम्परेचर स्टेट है। स्टेट पर डिपेंड करता है टेम्परेचर, बिल्कुल ठीक है। वर्क, और
वर्क सर हमारा पाथ फंक्शन है, ठीक है। और मोलर हीट कैपेसिटी पता नहीं सर। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है? किसी भी सब्सटेंस में कितने हीट कंटेंट हैं, कितनी उसके अंदर हीट कंटेंट हैं, मौजूद हैं। इंटरनल एनर्जी नहीं, इंटरनल एनर्जी अलग चीज होती है। तो ये तो घूम करके इधर से गई, यहाँ करके स्टेट चेंज की, अपनी स्टेट चेंज की, अपनी स्टेट चेंज की। तो वैसा ही एग्जाम्पल हो गया ना, जैसे हमारे पास कोई इंसान है, पहले ऊपर 5th फ्लोर पे चढ़ता है, फिर 2 पर आ जाता है, फिर 6 पर जाता है, फिर ग्राउंड पर आ जाता है। तो इंटरनल एनर्जी चेंज तो जीरो है, उतनी जितनी पहले थी, लेकिन एनर्जी कंज्यूम्ड तो काफी सारी हो गई, ऊपर नीचे दौड़ लगाई है इसने। तो पाथ पर डिपेंड करता है। मोलर हीट कैपेसिटी पाथ पर डिपेंड कर जाएगी। ये आंसर्स रहेंगे इसके। डेफिनेशन में बताऊंगा पहले इसकी डिटेल, ये लास्ट वाले पोर्शन में आएगी इस चैप्टर के। हीट कैपेसिटी अपने आप में अलग चीज है, तब हम इसे कर लेंगे डिटेल से। और तो ओवरऑल अगर हमें इसके आंसर्स करने हो, इनफैक्ट ये आ जाएंगे। किसी को डाउट अगर है तो जल्दी से मुझे बता दो। दूसरा क्वेश्चन मैं एक और छोटा सा करा देता हूं आपको। आई होप कि सबने ठीक कर लिया होगा ये। डन हो गई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Identify the state function and path functions. A, the change in potential energy when a book is transferred from table to shelf. ये कुछ नहीं, इसे छोड़ो, कभी आप ये सोचो ये आंसर्स हैं, ये तो पहले वाले के आंसर्स। बताओ क्या आंसर होना चाहिए? फर्स्ट का आंसर पाथ फंक्शन इसलिए आएगा क्योंकि यहां पर हम हाइट चेंज कर रहे हैं और पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है हाइट पर, इंटरनल एनर्जी नहीं है, ध्यान रखना। चलो दूसरा देखो। हीट इवॉल्व्ड when a cube of sugar is oxidized to कार्बन डाइऑक्साइड। शुगर जो होता है वो कार्बन का कंपाउंड है, C6H12O6। ये मैंने ग्लूकोज लिखा है, जब हम इसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो CO2 बन जाता है। इसमें हीट इवॉल्व होती है, डेल्टा H, एनर्जी निकल जाती है बाहर, वाटर बन जाता है। तो ये बताना है कि ये स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है। बताओ जल्दी से आंसर इसका। अगर हम किसी भी मेथड से कार्बन एंड ऑक्सीजन को रिएक्शन करें, कोई भी तरीका इस्तेमाल करें, लेकिन नेट रिजल्टेंट उसका यही निकले कि 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 1 CO2 बना रहा है, तो डेल्टा H सारे मेथड में सेम ही आएगा। तो ये स्टेट फंक्शन ना, ये पाथ फंक्शन ना होकर स्टेट फंक्शन रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट सी पार्ट देख लो। द वर्क अकम्प्लिश्ड इन बर्निंग ए लीटर ऑफ गैसोलीन। 1 लीटर गैसोलीन लिया, वो 1 लीटर गैसोलीन को आप बर्न करते हो, तो डेफिनेटली यहां तो अलग अलग डिपेंडेंसी रहेगी, पाथ पे डिपेंड करेगा। ये वर्क कितना किया, जब हम गैसोलीन को बर्न करते हैं तो ये एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करने के बाद ये पिस्टन ऊपर की तरफ को जाएगा, वर्क होना चाहिए। आपने ट्यूब छोटी ली है, कई बार बहुत बड़ा कोई पिस्टन लिया है, कई बार इसमें सपोज करते हैं यहां
फ्रिक्शन ज्यादा है, कई बार फ्रिक्शन कम है, तो अलग अलग पाथ यूज किए आपने। तो जो वर्क करेगा ये सिस्टम सराउंडिंग पर, वो अलग अलग आएगा वर्क, तो पाथ पर डिपेंड कर रहा है। तो ये थोड़ा सा जो थ्योरी है उसको सोच करके करने वाली प्रॉब्लम्स हैं। ठीक हो गई बात। एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसके बाद ये क्लास हो जाएगी पूरी आज की। एक क्वेश्चन, आप इसका आंसर करो। कैटेगराइज दीज प्रॉपर्टीज इनटू एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी, जल्दी से सॉल्व करो और मुझे आंसर करके बताओ इसका। तो ये मैंने बता दिया आप लोगों को कि किस किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये सारी चीजें। तो आज के लिए मैं बस इतना ही करा रहा हूं। इसको अच्छी तरह से करना, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने करा दिया आपको, इसको प्रॉपरली समझ करके करोगे। और जो मैंने एस ब्लॉक के क्वेश्चंस भेजे थे आपको, इससे पहले एस ब्लॉक के नहीं, एस ब्लॉक का जो लेक्चर था उसे प्रॉपरली आपको करके रखना है। मैं क्वेश्चन आंसर्स भेजूंगा आज उसके, उसको तरीके से करके रखोगे तो फिर थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही मैं करा रहा हूं।